एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ के इस कोर्स में। यहां पर हम जावास्क्रिप्ट को इन डेप्थ पढ़ रहे हैं और अगर अभी तक आपने पिछले लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप इस सीरीज को देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, शुरुआत से फॉलो करिए, आपको बेहद मजा आने वाला है। इनफैक्ट आपने अगर जावास्क्रिप्ट पहले से पढ़ के रखी है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस सीरीज के कुछ वीडियो शुरुआत के देखिए। आपको समझ में आएगा कि इन डेप्थ पढ़ना किसे कहते हैं। चलिए आज के इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमने पिछले लेसन में भी देखी थी, लेकिन आज हम उसके आगे का पोर्शन देखेंगे। पिछले लेसन में हमने डिसीजन कंट्रोल को देखा था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में कितने तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, आइए देखते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने देखा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को, और उसके बाद फिर आज हमको देखना है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आप देखते हैं 5 तरह के लूप। याद करिए, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो उसमें कितने तरह के लूप आपको देखने को मिलते हैं? 3 तरह के, वाइल, डू वाइल, फॉर। अगर आपने पाइथन लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपने वहां कितने तरह के लूप देखे हैं? तो वहां 2 तरह के लूप देखे हैं, एक वाइल और एक फॉर। डू वाइल वहां नहीं होता था। यहां पर वाइल भी होता है, डू वाइल भी होता है, फॉर भी होता है, बल्कि 2 और होते हैं। यानी फॉर के टोटल 3 वेरिएशंस हमारे पास हैं, फॉर, फॉर इन और फॉर ऑफ। तो ये हमको समझना रहेगा। ऑफ और इन ये दोनों भी कीवर्ड्स हैं, फॉर भी कीवर्ड है, डू भी कीवर्ड है, वाइल भी कीवर्ड है। वाइल लूप सी लैंग्वेज में जैसा था वैसा ही पाइथन लैंग्वेज में भी है, वैसा ही सी प्लस प्लस और जावा लैंग्वेज में भी है, और वैसा ही जावास्क्रिप्ट में भी है। लेकिन फॉर लूप थोड़ा डिफरेंट है। डू वाइल लूप को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सी लैंग्वेज जैसा ही डू वाइल लूप यहां पर भी है। पाइथन में तो था नहीं डू वाइल लूप। अच्छा, फॉर लूप जो है पाइथन में जिस तरह का है वैसा कुछ यहां देखने को मिलेगा, पर इन तीनों में से कौन सा कोई एक जो पाइथन लैंग्वेज में फॉर लूप है वो यहां फॉर ऑफ लूप है। यस, तो जैसा फॉर लूप आप पाइथन में पढ़ते हैं, पाइथन में फॉर एक ही तरह का है, यहाँ पे फॉर 3 तरह के हैं, वहाँ एक ही तरह का, और वहाँ पे जो फॉर लूप है उसका बिहेवियर वैसा ही है जैसा यहाँ फॉर ऑफ का है। लेकिन फॉर इन क्या है और फॉर क्या है? तो ये वाला फॉर काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसा सी लैंग्वेज में हमने फॉर पढ़ा हुआ है, या सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेज में फॉर पढ़ा हुआ है। तो आप जब कंपेयर करके पढ़ते हैं तो आपको ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो मुझे प्रॉपरली एक एक का सिंटेक्स तो बताना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप का सिंटेक्स कैसा है? लूप से करते क्या है, आप एक ब्लॉक के अंदर जितना कोड लिख रहे हैं वो रिपीट कर सकते हैं। यानी लिखोगे एक बार पर चलेगा कई बार, और उसके लिए आप ये वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी जिस कोड को रिपीट करना है उसे ब्लॉक के अंदर लिखिए और उसके बाहर आप ये वाइल लिख दीजिए। वाइल के साथ होगी कंडीशन, जैसे इफ के साथ होती थी, लेकिन फर्क ये है कि इफ में कंडीशन ट्रू होने पर ब्लॉक का स्टेटमेंट चलता था और उसके बाद बाहर निकल आते थे। लेकिन यहां पर वाइल में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप ब्लॉक का स्टेटमेंट चलाएंगे, उसके बाद कंट्रोल वापस से वाइल पे जाएगा और कंडीशन को दोबारा चेक करेगा, जिसके कारण अगर कंडीशन दूसरी बार में भी ट्रू रहती है तो कोड फिर से चलेगा, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो कई बार पुअर कोडिंग लॉजिक की वजह से आप कंडीशन ऐसी बना देते हैं कि वो कभी भी फॉल्स नहीं होता, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहता है प्रोग्राम। तो ऐसा करने से हमें बचना पड़ेगा। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से इसको लिखना है। मान लीजिए कि मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है माय सर जी। तो माय सर जी प्रिंट कैसे कराऊंगा? तो मैं लिखूंगा console.log और इसमें लिखते हैं माय सर जी। अब ये स्क्रीन पे माय सर जी प्रिंट कर देगा, सिंपल है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 5 बार प्रिंट हो। अभी तो ये एक ही बार प्रिंट होगा, राइट? ये एक बार प्रिंट हो गया, पर मुझे इसे 5 बार प्रिंट करना है, तो मुझे इसको एक ब्लॉक में लिख देना चाहिए। ठीक है, इसको मुझे एक ब्लॉक के अंदर लिख देना चाहिए। देखिए मैंने ब्लॉक बना लिया और ब्लॉक के अंदर इस स्टेटमेंट को लिख दिया। अब इस ब्लॉक के ऊपर या शुरुआत में मुझे लिखना है वाइल, क्योंकि मुझे इस ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है। वाइल में कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट होगी। अब कंडीशन क्या बनाई जाए? मैंने कहा एक बना लेते हैं i लेस देन इक्वल टू 5। भाई ट्रू होगा तो ये चलेगा ना। व्हाट इज i? तो i वेरिएबल पहले बनाना पड़ेगा, तो मैंने लिखा लेट i, पर i के अंदर कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे मैंने रखी 1। अब आप देखिए कंडीशन में मैंने एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। अगर मैं वेरिएबल का इस्तेमाल ना करूं, सीधे यहाँ कांस्टेंट लिख दूं, तो प्रॉब्लम ये है कि ये कंडीशन पहली बार में ट्रू है, अंदर आ जाएंगे और मायसर जी प्रिंट हो जाएगा, और फिर कंट्रोल वापस वाइल पे जाएगा और कंडीशन को दोबारा चेक करेगा, पर क्या कंडीशन में कोई भी बदलाव हुए हैं?
ये पहले भी 1 लेस देन इक्वल टू 5 था, अभी भी वही है, तो पहले भी ट्रू था तो अभी भी ट्रू है। इनफैक्ट आप जितनी बार भी चेक करेंगे ये हमेशा ट्रू रहने वाला है, ये कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए मैं यहां पर वेरिएबल लिखना चाह रहा हूं। तो आई की वैल्यू डिसाइड कर रही है कि ये लूप चलेगा कि नहीं चलेगा, यानी इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप के बाहर आ जाएंगे, पर ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक हम इसमें बार बार जाते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आई वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो इसलिए मैंने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 1 से। अब 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, लेकिन ये पिछली बार जो लिखा था कोड उससे कुछ अलग नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर माई सर्जी प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर जाते हैं तो ये वाइल पे फिर से कंडीशन को चेक करता है, तो अभी भी तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। यस, अगर हमने सोचा कि कंडीशन जो कि बार बार चेक हो रही है उसमें एक वेरिएबल लेना चाहिए यूजुअली, जिसकी वैल्यू से ये तय हो कि लूप चलना है या नहीं। अब वैल्यू बदलेगी नहीं तो कभी कंडीशन फॉल्स कैसे होगी, ये तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। इसलिए आप वैल्यू बदलने के लिए भी कोड लिख रहे हो, वो भी अंदर। तो आपने जैसे लिखा i++, कुछ और भी लिख सकते हैं पर मैंने लिखा i++। तो इससे क्या होगा, इससे i की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 होगी, फिर अगली बार 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और एक समय 6 हो जाएगी। जब 6 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो सोचिए i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, माई सर्जी प्रिंट किया, i की वैल्यू 2 हो गई, फिर कंट्रोल वाइल पे जाता है, i की वैल्यू 2 है तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएंगे, माई सर्जी दूसरी बार प्रिंट होगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तीसरी बार माई सर्जी प्रिंट होगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएंगे, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, माई सर्जी चौथी बार प्रिंट हुआ, i की वैल्यू हो गई 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे, माई सर्जी पांचवी बार प्रिंट हो गया, और उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 6। जब कंडीशन को चेक करने जाएंगे तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स हो जाएगा, इसलिए बाहर आ जाएंगे। तो 5 बार ये माई सर्जी को प्रिंट करने वाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वाइल लूप को समझा। तो वाइल लूप में ये 3 चीज़ों को देखिए, एक तो कंडीशन, उसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसका इनिशियलाइजेशन, और फ्लो, इसको बोलते हैं फ्लो। या तो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि 1 से ही इंक्रीमेंट हो, ज़रूरी नहीं कि प्लस प्लस या माइनस माइनस ही लिखना है, किसी भी तरीके से आप वेरिएबल में कोई चेंज कर रहे हो तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये कभी ना कभी टर्मिनेट होगा। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। अब इसी तरीके से अब हम देखते हैं डू वाइल लूप का सिंटैक्स। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और अब देखते हैं हम डू वाइल लूप का सिंटैक्स। तो डू वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, पहले आप डू कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट से बॉडी बनाते हैं, बॉडी में कोड लिखते हैं जिसको करना है आपको रिपीट, और इसमें वाइल होता है बाद में। आप जब वाइल लूप लिख रहे थे तो वाइल ब्लॉक के पहले था, और डू वाइल लूप में वाइल ब्लॉक के बाद में। फर्क क्या पड़ता है, कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जो डू वाइल लूप है उसमें कोड एक ज़्यादा बार चलता है या एक कम बार चलता है। देखिए ये गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका कोड पहले तो चलता कैसे उसको समझिए। पहले डू पे जाते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही है, सीधे ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आ जाएंगे वाइल पे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कंट्रोल वापस से डू पे आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर चले जाएंगे। बस इतना सा है, यानी कंडीशन ट्रू है तो वापस डू पे गए, फिर से इस कोड को चलाया। तो वाइल और डू वाइल में फर्क क्या दिख रहा है, वाइल में ये होता था कि कंडीशन पहले चेक होती थी तो वो एंट्री कंट्रोल लूप है, इसमें कंडीशन ब्लॉक के बाद चेक हो रही है, इसका मतलब एग्जिट कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप यानी वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन अगर पहली बार भी फॉल्स हुई तो आप ब्लॉक में एक भी बार नहीं जाओगे, लेकिन डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन पहली बार भी फॉल्स हुई तो उसके पहले एक बार कोड चला चुके हो, इसका मतलब एटलीस्ट 1 टाइम तो चलेगा ही चलेगा। अब आप कहते हो कि नहीं वाइल लूप और डू वाइल लूप में शायद एक ज़्यादा बार चलेगा डू वाइल या एक कम बार चलेगा, तो मैं उसको भी प्रूफ कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है। तो देखिए मैं एक और कोड लिखता हूँ, पहले तो मैं वाइल लूप से कोड लिखूंगा, फिर उसी को डू वाइल लूप से कोड लिखूंगा। तो जैसे मैंने लेट आई वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और वाइल लूप लिख रहा हूँ 1 लेस देन आई लेस देन इक्वल टू 5। तो ये 5 बार चलाने के लिए मैं लूप लगा रहा हूँ, और इसमें कंसोल डॉट लॉग और आई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, और आई को इंक्रीमेंट भी कराऊंगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको मालूम है कि इसमें आउटपुट क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 आउटपुट आने चाहिए, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, फिर आई इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे करके 1 से 5 तक चल रहा है। अब इसी चीज़ को ना मैं डू वाइल लूप से लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेम कोड लिखूंगा लेकिन डू वाइल लूप से लिखूंगा। देखिए कैसे लिख रहा हूँ, ये मैंने कोड किया और इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, अब देखिएगा मैं ये जो कंडीशन लगा रहा हूँ ना, ये कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, बस इसको बाद में लिख रहा हूँ, और बाद में लिख रहा हूँ तो सेमीकोलन लगाना है, और शुरुआत में हमको लिख देना है डू।
ठीक है, शुरुआत में लिख देना है डू, बस इतना ही चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम कोड है। अब जरा आप खुद सोचिए कि ये चलेगा तो कैसे चलेगा। सबसे पहले डू, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जब पहली दफ़ा कंडीशन चेक हो रही है तो ये 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, जबकि वाइल लूप में जब पहली बार कंडीशन चेक हो रही थी तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 5 था। यही फर्क है, क्योंकि यहां पर पहले एक बार ब्लॉक चल चुका है तो आई में इंक्रीमेंट हो चुका है, इसलिए आई की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, आई की वैल्यू 2 होने के कारण ये 2 लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो कंडीशन ट्रू है। तो अब आप सोच के देखिए कि आई की वैल्यू 2 के लिए चेक हो रहा है, 3 के लिए हो रहा है, 4 के लिए हो रहा है, 5 के लिए हो रहा है, 6 के लिए हो रहा है, जबकि यहां पर कंडीशन कितनी बार चेक हो रही थी, आई की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। 6 वाले के केस में फॉल्स हो रहा था। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां कंडीशन कितनी बार चेक हो रही है, 6 बार। यहां कंडीशन कितनी बार चेक हो रही है, यहां कंडीशन 5 बार चेक हो रही है। 5 बार चेक हो रही है तो क्या है कि 4 बार ट्रू है, 1 बार फॉल्स है, तो 4 बार ट्रू है तो 4 और बार डू पे कंट्रोल को भेजेगा, तो 4 और बार ये कोड चलेगा, पर एक बार पहले चल चुका है तो टोटल तो 5 ही बार हुआ ना। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये 1 से 5 तक ही प्रिंट करेगा, क्योंकि पहली बार में इसने 1 प्रिंट कर दिया, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ट्रू है तो अब ये चल गया, 2 भी प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 3 है, कंडीशन ट्रू है, फिर से डू पे गए, 3 प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन इक्वल टू 5, फिर ऊपर गए, 4 प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाती है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ऊपर जाते हैं 5 प्रिंट करते हैं, आई की वैल्यू 6 हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बाहर आ जाते हैं। तो ये भी 5 बार चला, ये भी 5 बार चला, ब्लॉक का कोड तो 5 बार चला, पर फर्क है कि वाइल में 5 बार के लिए आपने कंडीशन चेक करी थी, जबकि यहां पहली बार के लिए कंडीशन चेक नहीं की थी, बचे हुए 4 बार के लिए कंडीशन चेक करी थी। दिस इज द ओनली डिफरेंस वाइल लूप और डू वाइल लूप में। अब हम लोग देखते हैं अगले तरह का लूप विच इज कॉल्ड फॉर लूप। देखिए जो फॉर लूप होता है ना, फॉर लूप होता है ये 3 तरह का है। तो जो पहला तरीका है वो बिल्कुल सी लैंग्वेज वाला है। सी लैंग्वेज में भी इस तरीके से आप लिखते हो, फॉर लिखते हो, उसके पैरेंथेसिस के अंदर आप 2 सेमीकोलन लगाते हो। देखो ये कंपलसरी है, ये 2 सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। अब ये 2 सेमीकोलन के बीच में आप कंडीशन लिखते हो, तो यहाँ क्या लिखते हो और यहाँ क्या लिखते हो, यहाँ लिखते हो इनिशियलाइजेशन और यहाँ पे लिखते हो फ्लो। अभी मैंने आपको समझाया था इनिशियलाइजेशन और फ्लो का मतलब। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो उसके लिए मैं कोड कैसे लिखूंगा, तो इसको करते हैं कमेंट और 1 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट कराने का कोड लिखते हैं। तो मैंने लिखा फॉर लूप, इसी के अंदर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहले लिख दिया। देखिए 2 सेमीकोलन लिखना ज़रूरी है, तो पहले वाले पोजीशन पे मुझे इनिशियलाइजेशन लिखना है। आप चाहो तो वेरिएबल बाहर बना दो, इनिशियलाइज अंदर कर दो, वैसा भी कर सकते हो। और यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं आई लेस देन इक्वल टू 10 और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ आई प्लस प्लस और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लॉक बनाता हूँ जिसके अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और आई की वैल्यू 1 से 10 तक प्रिंट एक्सपेक्टेड है। ये 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। तो अब आपको ब्लॉक के अंदर आई प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप लिख रहे हो तो एक ही लाइन में सारी चीज़ें आप लिख पा रहे हो, ये इसका बेनिफिट है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला फॉर लूप। अब ये कई लोगों के लिए थोड़ी नई चीज़ होने वाली है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि वो क्या है। तो फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। इसमें आप कोई सेमीकोलन अंदर नहीं लगा रहे हो, आप लिख रहे हो, सिंटेक्स कैसा है, फॉर में यहाँ लिखते हो वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल बनाना चाहो बना लो, इन ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर है उसमें, तो उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उतनी कीज़ हैं, राइट। कीज़ कितनी है, वो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी एंट्रीज आपको मिलेगी वो पेयर में मिलती है, की और वैल्यू में। तो जितनी भी कीज़ है ना, बारी बारी से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं और वो इस वेरिएबल में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, राइट। देखो तो ये लूप उतनी बार चलेगा जितना ऑब्जेक्ट में कीज़ होंगी। अब एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपली आपने लिखा कॉन्स्ट p1 और इसके अंदर मैंने लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सबसे पहले लिख दिया नेम में मैंने लिख दिया राहुल, देन मैंने लिख दिया एज में मैंने लिख दिया 22, देन मैंने लिख दिया सिटी में लिख देता हूँ भोपाल। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बना दी हैं। हो सकता है मैं और भी बना दूँ, जैसे मैं कोई फंक्शन भी बना सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा f1 और इसके अंदर लिख देता हूँ फंक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं console.log हेलो, कुछ भी लिख दो यार। अब ये बोल रहा है कि भाई ये f1 ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ कॉमा नहीं लगाया इसलिए,
वो बोल रहा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट में टोटल कितने मिला के 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, एज, सिटी और F1, ठीक है। ये सबको ही प्रॉपर्टीज़ हम बोलते हैं। ये एक्चुअल में F1 जो है वो फंक्शन को रेफर कर रहा है, लेकिन है तो ये भी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो F1 एक प्रॉपर्टी है। अब हम लोग लगाते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में हमने कोई भी वेरिएबल बनाया, जैसे कि हमने P नाम से एक वेरिएबल बना लिया प्रॉपर्टी के लिए, या PROP लिख लो, और फिर इसमें लिखते हैं हम लोग इन ऑब्जेक्ट का नाम है P1, ठीक है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार चलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी हैं। एक एक प्रॉपर्टी को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा console.log और प्रॉपर्टी का नाम prop। आप देखेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ नहीं आएंगी, प्रॉपर्टी के नेम्स आएंगे। तो नेम, एज, सिटी, F1। अगर आप चाहते हो उनकी वैल्यूज़ भी आए तो आप लिखते हो P1.prop, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। अभी अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है? ओके, सो रीज़न ये है कि आपको लिखना चाहिए कुछ इस तरीके से, प्रॉप, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप डॉट लगा के लिखेंगे तो प्रॉप नाम की कोई प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसमें है नहीं। आप डॉट लगा के लिख रहे हो तो आप या तो नेम लिखोगे डॉट के बाद, या एज लिखोगे, या सिटी लिखोगे, प्रॉप नहीं लिख सकते, वेरिएबल नहीं लिख सकते। तो इसीलिए आप ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला तरीका यूज़ करते हो। तो P1 डॉट नहीं लिखेंगे, P1 स्क्वायर ब्रैकेट प्रॉप लिखेंगे। P1 डॉट तब लिखेंगे जब आप एक्यूरेटली वही नाम लिख रहे हो जो प्रॉपर्टी का नाम है। Prop is not the name of the property. Prop is a variable which contains the name of the property, right? तो डिफरेंस है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबका जो वैल्यूज़ थी, प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ थी, वो हमें दिखाई दे रही है। तो ये होता है फॉर इन लूप। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है, पर हमें पता है कि एरे भी तो ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या ये एरे पे वर्क करेगा? चलिए देख लेते हैं। मैंने एक एरे बनाया, लेट ए, और उसमें रख रहा हूँ 10, 20, 30, 40, इस तरीके से वैल्यूज़ रख रहा हूँ। और अब मैं लिख रहा हूँ फॉर, क्योंकि हमें मालूम है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे भी एक तरह का स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता है, आप टाइप ऑफ भी चेक करेंगे एरे का तो वो ऑब्जेक्ट निकलेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर होता है तो बिल्कुल चलना चाहिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, console.log। तो x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। पहले तो आप ही बताइए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताइए कि x की वैल्यू इसे क्या प्रिंट करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो, पहले भी मैंने बताया कि फॉर इन लूप में जो ऑब्जेक्ट आप दे रहे हो, बारी बारी से एक एक प्रॉपर्टी इस वेरिएबल में आ रही है। नेम, फिर एज, फिर सिटी, फिर F1, ये प्रॉपर्टी नेम्स हैं, बारी बारी से आ रहे हैं इसमें। एरे स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जो प्रॉपर्टी के नेम से, जिसको हम कीज भी बोलते हैं, ठीक है, आप कीज भी बोल सकते हो इस चीज़ को। ये क्या है? ये की है। ऑब्जेक्ट में ये की होता है, ये वैल्यू होता है, तो ये कीज है ना। तो फॉर इन ऑब्जेक्ट की बारी बारी से एक एक की इस वेरिएबल में ला रहा था। अब एरे भी क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसमें भी कीज होती हैं, पर यहां पे जो कीज है उसी को इंडेक्स बोलते हैं। यहां पे जो कीज हैं वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती हैं। एरे एक ऐसा स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको कीज बतानी नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 ऐसी होती हैं। तो ये तो फॉर इन लूप हमेशा कीज देता है ना, इस ऑब्जेक्ट में जो कीज हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में जो कि एरे है, कीज क्या है? 0, 1, 2, 3। तो x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक आने वाली है। 0, 1, 2, 3 देख सकते हो, ये तो पुराना आउटपुट है, ये है 0, 1, 2, 3। तो अगर आप वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा a of x, तब जाके आप एक्सेस कर पाएंगे। ये देखिए 0, 10 है ना, 1 इंडेक्स पे रखा है 20, 2 इंडेक्स पे रखा हुआ है 30, 3 इंडेक्स पे रखा हुआ है 40। इस तरीके से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है फॉर इन लूप। अब हम आखिरी वाला लूप देख रहे हैं जो कि है फॉर ऑफ। तो इस पूरे पोर्शन को मैं करता हूं कमेंट और फॉर ऑफ। फॉर ऑफ लगता है इटरेबल पे। अब इटरेबल तो कई सारे हैं, लेकिन जो अभी हम लोग जिससे फैमिलियर हैं वो है एरे। पर पहले सिंटेक्स समझो। फॉर लिखते हैं, यहाँ पर आप कोई वेरिएबल लिखोगे, ठीक है, और फिर लिखोगे ऑफ, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखोगे आइटरेबल।
ठीक है, और ये बॉडी। अब ये साइड टेबल में जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार चलेगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया a और इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूँ, 11, 22, 33, 44, ठीक है, ये वैल्यूज़ रखें। और आइट्रेबल ये a है, ठीक है, और वेरिएबल जो है आइट्रेबल और भी होते हैं, सारे आइट्रेबल एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो होते ही हैं, सारे आइट्रेबल ऑब्जेक्ट तो होते ही हैं, इसलिए आइट्रेबल्स पे आप फॉर इन भी यूज़ कर सकते हो, फॉर ऑफ भी यूज़ कर सकते हो। फॉर इन यूज़ करोगे तो वो कीज़ दे रहा है, फॉर ऑफ यूज़ कर रहे हो तो कीज़ नहीं दे रहा है, वैल्यूज़ दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, लेट वी, और एक एक वैल्यू को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ console.log, और यहाँ पे v। तो फ़र्क यही है कि जब आप फॉर इन यूज़ कर रहे थे एरे के ऊपर तो वो कीज़ दे रहा था, और ये वैल्यूज़ दे रहा है, तो आप सीधे वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हो। तो सीधे 11, 22, 33, 44 सीधे सीधे आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। बस ये है हमारे 5 तरह के लूप। अब ये तो हो गए लूप। अब बारी है जंप स्टेटमेंट्स की। तो जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एक बार उसको रिकॉल करें। तो जंप स्टेटमेंट में एक तो हमने पढ़ा था ब्रेक, जो कि हमने स्विच में पढ़ा था पिछले लेसन में। लूप में भी ब्रेक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा होता है कंटिन्यू और रिटर्न, ये कहलाते हैं जंप स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है? ब्रेक एग्जिट्स द नियरेस्ट एनक्लोजिंग लूप और स्विच। तो जो स्विच की बॉडी है उसमें भी आप कहीं ब्रेक लिख रहे हो तो उसके चलने से कंट्रोल सीधे बाहर आ जाता है। इस तरीके से लूप की बॉडी है तो लूप की बॉडी के अंदर भी कहीं पर ब्रेक लिखा है और वो चलता है तो कंट्रोल सीधे लूप को एंड कर देता है, लूप के बाहर पहुंचा देता है, लूप अब नहीं चलेगा। ठीक है, ये ब्रेक का काम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने एक वाइल लूप लगाया, यहाँ कुछ कंडीशन लिखी, उसके बाद ये वाइल की बॉडी है, इसके अंदर आप कुछ कोड लिख रहे हो, यहाँ आपने कुछ कोड लिखा, यहाँ कुछ कोड लिखा, बीच में आप जहाँ ब्रेक लगाना चाह रहे हो ना, यूजुअली ब्रेक डायरेक्टली नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टली लिख दूंगा तो कंट्रोल ब्रेक पे आते ही बाहर पहुंचा देगा, यानी लूप तो कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, पहली बार में ही ब्रेक के कारण बाहर आ जाएगा। इसलिए ब्रेक को हमेशा कंडीशनली लगाना चाहिए कि कुछ खास कंडीशन आ रही है तो ब्रेक हो, वरना ना हो। तो ब्रेक का बेसिकली यूज़ क्या है? लूप हम तय करते हैं कंडीशन से कि कितनी बार चले, 10 बार चले, 20 बार चले, हम उसकी नॉर्मल लाइफ डिसाइड करते हैं। जो भी नॉर्मल लाइफ हमने डिसाइड की है, अगर हमारा जो टास्क है वो उससे पहले ही अकम्प्लिश हो जा रहा है, कुछ अचीव हो जा रहा है, तो हम वहीं पर ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं कुछ नंबर है मेरे पास, है ना, नंबर है, जैसे एक एरे बना लेते हैं, लेट ए, उसमें कुछ नंबर्स रखे हुए हैं, 23 रखा हुआ है, 45 रखा हुआ है, 62 रखा हुआ है, 11 रखा है, 19 रखा है, 20 रखा हुआ है, ऐसे कुछ रैंडमली मैंने नंबर्स रखे हुए हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक लूप चलाओ जिसमें कि ये सारे नंबर्स प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब लूप तो आप कोई सा भी लगा सकते हो, जैसे मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ, तो लेट आई जिसकी वैल्यू 0 इंडेक्सिंग के लिए वाइल लूप लगाया, और ये आप कोई सा भी लूप लगा सकते हो। ठीक है ना, अभी आपने फॉर के इतने वेरिएशन देखे, वो भी लगा सकते हो, मैं अभी वाइल लगा के बता रहा हूँ आपको। आई लेस देन, अब एरे में ना एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी भी होती है, ए डॉट लेंथ, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कितने टोटल एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और फिर मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ console.log, और मैं एक एक वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ए ऑफ आई, और उसके बाद मैं आई को इंक्रीमेंट करूँगा। देखो ये कोड तो कुछ नहीं है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार चला के और दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही है, पर मैं क्या चाहता हूँ, देखो ये इसकी नॉर्मल लाइफ है। नॉर्मल लाइफ क्या है? जितने एलिमेंट्स हैं एरे में उतनी बार ये लूप चले, ये इसकी नॉर्मल लाइफ है। अभी कितने एलिमेंट्स हैं? 6, तो ये 6 बार चले, ये इसकी नॉर्मल लाइफ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यदि कोई इवन नंबर अकर हो जाए, एनकाउंटर हो जाए, तो वहाँ पर रुक जाना है। अभी देखो पहला नंबर तो ऑड है, दूसरा नंबर ऑड है, तीसरा नंबर इवन है, तो वहाँ पे उसको प्रिंट करके रुक जाना है। तो मैं इस चीज़ को चेक करने के लिए एक कंडीशन लगाता हूँ, यदि ए आई की वैल्यू मॉडुलस 2 करने पर रिमाइंडर 0 दे रही है, मतलब वो इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ब्रेक कर दो, इवन नंबर है तो ब्रेक कर दो। इनफैक्ट प्रिंट करने के बाद ब्रेक कराना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ लिख दो। अब इससे क्या होगा, जब 23 है पहली बार में वैल्यू, तब तो वो प्रिंट हो जाएगी, और वो ऑड है इसलिए ब्रेक नहीं चलेगा। ठीक है ना, और आई प्लस प्लस पे आ जाएंगे। देखो एक ही स्टेटमेंट है इफ ब्लॉक में, इसलिए मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाया, आपको लगाना है लगा सकते हो। तो ब्रेक चला नहीं तो आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 1 हो गई। अगली वैल्यू को देखते हैं, A1 की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज़ 45। 45 भी इवन नंबर नहीं है तो ब्रेक नहीं चला, आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर अगली बार A2 की वैल्यू प्रिंट हो रही है विच इज़ 62। 62 क्योंकि इवन नंबर है तो ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। मतलब हमें नहीं मालूम था कि एरे में क्या क्या वैल्यूज़ रखी होंगी, पर हमने ये बोला कि जब इवन नंबर आए तो रुक जाना।
इसीलिए ये ब्रेक का कॉन्सेप्ट है कि लूप वैसे तो एक नॉर्मल लाइफ के लिए चलेगा, लेकिन बीच में ही हमारा टास्क अचीव हो जा रहा है तो हम वहाँ पे रुक जाना चाह रहे हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक का। अब इसी तरीके से अब एक और चीज़ है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या कह रहा है, ये स्किप करता है करंट इटरेशन और मूव कर देता है कंट्रोल को नेक्स्ट वन के लिए। जैसे मान लीजिए हमने एक लूप लगाया हुआ है, फॉर लूप लगाया हुआ है, जो कि 0 से 10 तक जा रहा है, मतलब 10 से 1 कम तक जा रहा है, 0 से 9, तो 10 बार चल रहा है। 10 बार चल रहा है और हर बार मैं चेक कर रहा हूँ अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो कंटिन्यू करो, वरना हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो जैसे आई की वैल्यू एक बार ऑड होगी, एक बार इवन होगी, इस तरीके से रहने वाला ना, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू चलेगा कंट्रोल चला जाएगा नेक्स्ट इटरेशन पे, यानी आई प्लस प्लस पे, और वहाँ से फिर कंडीशन पे। ये कुछ इस तरीके से चलता है, पहले ये इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू होता है तो ब्लॉक के अंदर जाते हैं, ब्लॉक का कोड चलने के बाद फिर आई प्लस प्लस पे जाते हैं, फिर वापस से इस पे आते हैं और कंडीशन को दोबारा चेक करते हैं, अगर ट्रू है तो फिर अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से ये चलता है। अब मैं कह रहा हूँ आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए, 0 मॉड्यूलस 2, ये 0 आता है तो कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू चलेगा तो तुरंत कंट्रोल यहाँ चल जाएगा। तो क्या ये चल पाया? ये नहीं चल पाया। आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे आ गई, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर ये फॉल्स हो गई तो ये कंटिन्यू नहीं चला। तो कंटिन्यू भी ब्रेक की तरह हम लिखते तो लूप के अंदर है, पर इफ़ के साथ लिखना चाहिए, मतलब कंडीशनली चले हो। आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, उसके बाद फिर हमारा कंट्रोल आई प्लस प्लस पे गया, मतलब कंट्रोल तो ऊपर जाना ही था, पर कंटिन्यू ने क्या किया, करंट इटरेशन में जो बाकी के स्टेटमेंट थे उसके नीचे उनको नहीं चलाया और इमीडिएटली कंट्रोल को नेक्स्ट इटरेशन के लिए भेज दिया। ये कंटिन्यू का काम होता है। अब आखिरी चीज हम देख रहे हैं, दैट इज रिटर्न। रिटर्न क्या है? ये केवल फंक्शन में यूज होता है। तो आप जब कोई फंक्शन बनाएंगे, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के अंदर आप रिटर्न कीवर्ड लिख सकते हैं। इससे दो काम होते हैं, एक तो रिटर्न के आगे कुछ वैल्यू लिख रहे हो तो वो वैल्यू रिटर्न होती है वहां जहां से फंक्शन कॉल किया गया है, साथ में ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन एंड भी हो जाता है। तो रिटर्न के बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो तो वो कभी भी नहीं चलेगा। इसका एक एग्जांपल मैं करके बताता हूँ। वैसे तो फंक्शन अभी पढ़ाना नहीं है, फंक्शन अगले लेसन्स में आएगा, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सा बेसिक तो मैं बता ही सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया f1 नाम से, और इस फंक्शन के अंदर हम कुछ कोड लिख रहे हैं। हमने लिखा हमने सिंपली लिख दिया रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कर दिया 5, कुछ भी रिटर्न करा सकते हो आप। इसके अंदर और भी बहुत कुछ कोड लिख सकते थे आप, जैसे मैंने लिख दिया console.log और यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन f1, तो ऐसा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब ये फंक्शन को मुझे कॉल करना रहेगा, तो मैं f1 को कॉल कर रहा हूँ। अब f1 को कॉल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये कोड चलेगा, स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा और उसके बाद रिटर्न होगा 5। ये रिटर्न होके जा कहाँ रहा है? रिटर्न होके जा रहा है एग्जैक्टली वहीं जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में रख सकते हो या साइन करवा ली। आपको इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा लो, console.log और फिर x की वैल्यू को प्रिंट करा दो, ये आपकी चॉइस है। अभी इसको चला के देखें, ये मैंने रन किया तो पहले फंक्शन f1 दिख रहा है इसके कारण, और फिर 5 दिख रहा है क्योंकि यहाँ से रिटर्न होके 5 आया है, तो वो एग्जैक्टली वहाँ आया है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था और वहाँ से फिर वो x में चला गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो रिटर्न क्या कर रहा है? फंक्शन को एंड कर रहा है। अगर आप बोलते हो कि इसके बाद अगर मैं एक और कंसोल स्टेटमेंट लिख दूँ, ठीक है, जैसे ये, तो मैं कह रहा हूँ ये तो कभी भी चलने वाला नहीं है। देखिए इसको थोड़ा डिम कर दिया है VS कोड ने, विच इंडिकेट्स कि ये कभी चलने वाला नहीं है। ये मैं लिख देता हूँ अगेन, ठीक है, पर ये कभी प्रिंट नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? क्योंकि रिटर्न एक बार चल गया तो कंट्रोल एंड हो गया। अभी रिटर्न को आप कंडीशनली भी लिख सकते हो, तो यदि कुछ कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न चलेगा वरना नहीं चलेगा, ऐसा भी कर सकते हो। एनीवेज, तो ये अब आपको जंप कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी समझ में आ गए हैं। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ के रखी तो बहुत ही आसान है, पर अगर लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इनको यूज़ करने के लिए, सो दैट आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए। आज के लिए इतना ही करते हैं। अब आगे जावास्क्रिप्ट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अब आ रहा है वो कॉन्सेप्ट जो जावास्क्रिप्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उसका नाम है फंक्शंस। जल्दी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो कमेंट दीजिए कैसा लग रहा है आपको, कैसी सीरीज़ लग रही है आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको चेक कर लीजिएगा, जहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक भी देख सकते हैं। शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इस सीरीज़ पे आए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये सीरीज़ कितनी पसंद आ रही है।
थैंक यू।